नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। नेशनल हेराल्ड केस में अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेश होंगे। कल हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी थी। सोनिया गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 19 तारीख को सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस से जुड़े तमाम लोग दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। हेराल्ड पर मचे सियासी घमासान पर हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मुझे बताए तो सही सौगत राय जी, आपका कोई इश्यू है? व्हाई यू आर स्टैंडिंग? बीजेपी सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, बदले की राजनीति नहीं चलेगी से संसद गूंज रहा था। काफी हल्ले गुल्ले के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस के सांसद नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से लगे झटके से खफा थे। कोर्ट ने सोमवार को राहुल और सोनिया की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मांग की गई थी कि निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी जाए। कांग्रेस के नेता इसको राजनीतिक रंग देते हुए बदले की कार्रवाई बताकर हंगामा कर रहे थे। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के लिए है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए है और दूसरा कानून इस देश के विपक्ष के लिए है। संसद में जारी हंगामे और केंद्र सरकार पर कांग्रेस के आरोपों के बीच राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये पूरा मामला कोर्ट में है और सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते रहे। ये प्रोटेस्ट कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? किस चीज का प्रोटेस्ट है? कि सरकार ने कोई चीज की है उसके लिए प्रोटेस्ट है या कोर्ट ने जो कहा है उससे प्रोटेस्ट है? संसद में कांग्रेस के हंगामे को सोनिया गांधी के एक बयान ने हवा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरती। मैंने ये कहा, सुबह किसी ने ये सवाल पूछा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। सोनिया गांधी के बयान पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यहाँ किसी को डरने की जरूरत है भी नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून अपना काम करता है। किसको नोटिस जारी करना, नहीं जारी करना, किसको समन करना, नहीं करना, किसका संदर्भ में केस देना, नहीं देना, ये सब न्यायपालिका विचाराधीन है। इसमें सरकार है ही नहीं है। राहुल गांधी ने भी चेन्नई में कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उधर संसद में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने सदन के अंदर कहा कि बीजेपी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। I absolutely see a political vendetta. This is the way the central government functions. This is the way they think. So they think they can, do this type of vendetta politics and make me stop asking questions about them. That's not going to happen. कि बदले की भावना से कांग्रेस के साथ तो जो कर रहे हैं वो उन राज्यों के साथ भी बदले की भावना से कार्रवाई। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्वामी हमेशा से गांधी परिवार को टारगेट करते हैं। स्वामी ने अपने ही अंदाज में इन आरोपों का जवाब दिया। मैं तभी टारगेट करता हूं जब ये भ्रष्टाचार करेंगे। ये भ्रष्टाचार बंद करते हैं तो टारगेटिंग नहीं हो सकती। ये तो कोर्ट का फैसला है। इस हंगामे के बीच कांग्रेस की तरफ से वकीलों की पूरी फौज दिल्ली की पटियाला कोर्ट पहुंची थी। वहां उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में पेश होना चाहते हैं।
लेकिन वकीलों ने दलील दी कि राहुल गांधी चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने गए हुए हैं और सोनिया गांधी संसद में व्यस्त हैं। इसके अलावा कोर्ट को ये भी बताया गया कि सैम पित्रोदा भी अमेरिका में है। कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद आदेश दिया कि सोनिया और राहुल अन्य लोगों के साथ 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे अदालत में पेश हों। हमारे वकील और सिंघवी साहब ने खास वहां उठकर कहा कि हम खुद अपीयर होंगे 19 तारीख को, सब लोग अपीयर होंगे 19 तारीख को। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सबकी निगाहें 19 दिसंबर पर लगी हैं, जब दोपहर बाद 3 बजे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नेशनल हेराल्ड केस में जारी सियासत को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या वाकई बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? दूसरा सवाल, कोर्ट के आदेश के बाद संसद को ठप करना कितना उचित है? तीसरा सवाल, क्या इस हंगामे के बाद जीएसटी बिल, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे पास कराना मुश्किल होगा? चौथा सवाल, प्रदर्शन के बजाय कांग्रेस कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करती? पांचवा सवाल, क्या कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती है? चर्चा में हमारे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है और इस स्तर तक लेकर आए हैं। अहमदाबाद से बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास, मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पटना से जेडीयू नेता राजीव रंजन हमारे साथ हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हैं आरएसएस मामलों के जानकार प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपके पास आऊंगा। जीएसटी बिल पास करने के बहुत करीब थी ये सरकार जी। स्वामी साहब, अभी मालूम पड़ रहा है कि वो अभी हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। बहरहाल हम वापस कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी ये कह रही है कि संसद से लेकर सड़क तक आप हंगामा कर रहे हैं, लेकिन ये तो कोर्ट का मामला है, आप संसद में काम क्यों नहीं होने दे रही हैं? मैं दो चीजें, आकाश जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी, मैं ये डिबेट शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पहले मेरा जो भी मैं कहना चाहूं वो कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, फिर आपके पास जो सवाल होंगे आप मुझसे जरूर पूछिएगा। आज सवेरे जब आपके एंकर ने मुझसे फोनों पे इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था आप भाषणबाजी कर रही हैं, आपको हम जवाब नहीं देने देंगे। तो इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जो समय मिलेगा उतना समय अगर हमें देंगे तो मैं ग्रेटफुल रहूंगी। राजीव रंजन भी होंगे जो आपके पक्ष में बोल रहे होंगे। राजीव रंजन जी कांग्रेस के नहीं हैं, कांग्रेस के नहीं हैं। यहाँ पे दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, एक उठकर गए हैं और एक आरएसएस के हैं। वो क्या सोच रखते हैं सब जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा समय दीजिएगा। नावेद सिद्दीकी साहब, भी हमने पूरा बैलेंस किया, पहले आप चिंता ना करें, लेकिन पहले आपकी बात सुनना चाहते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। आपने दो भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी रखे हैं, जयनारायण व्यास स्वामी साहब नहीं होंगे हमारे साथ, इसलिए मैं अपफ्रंट, आप हट गए हैं, पर आपके पैनल में 3 थे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 3 गुना टाइम हमें भी मिले और 3 उधर भी थे, लेकिन बहरहाल हम आपकी बात से शुरू कर रहे हैं जी। हाँ, अब आप सवाल मुझसे पूछे कि आपने कहा है कि हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। मैं आपको बताती हूं, जो हमें जुडिशरी के हिसाब से करना है वो हमारे कोर्ट में कपिल सिब्बल जी कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी जो जवाब सवाल होने हैं वो वहां पे हम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल वेंडेटा की बात उठा रहे हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा केस चला है, जिस तरीके से ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं सबसे पहले शुरुआत इससे करूंगी कि देयर इज नो रीजन फॉर दिस केस टू गो ऑन, नो बेसिस ऑफ दिस केस टू स्टैंड, उसको लेकर ये चले आए हैं। इलेक्शन कमीशन में 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे। इलेक्शन कमीशन ने इनका ये जो पूरा केस था खारिज कर दिया था, ये कहकर के कोई केस नहीं बनता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस अगस्त में यह डिसीजन लिया था कि कोई एविडेंस नहीं है टू प्रूव टू द कॉन्ट्ररी, तो इस केस को बंद करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ही सर्विस से हटा देते हैं, फिर आप सितंबर में इस केस को रीओपन करते हैं। फिर कल का आप मुद्दा देखिए कि कल ये कोर्ट लिस्टिंग में भी नहीं था, आप लोग इसका डिसीजन लेने की बात करते हैं। तो इससे बहुत क्लियरली साबित होता है कि जिस तरीके का एक पॉलिटिकल वेंडेटा छेड़ा गया है, और सब जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनका इतिहास रहा है गांधी परिवार को लेकर या कांग्रेस को लेकर।
तो क्यों नहीं हम सवाल उठाएं, और क्यों अगर सत्ता में ऐसे ऐसे काम करे जा रहे हैं तो क्यों हम पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाएं। मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूं, 2010-11 में जब हम जीएसटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो उसमें अड़ंगा डाल रही थी। अड़ंगा क्यों डाल रही थी? क्योंकि अमित शाह पे जो सीबीआई का केस चल रहा था वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी कि आप वो केस को डाइल्यूट करें। ये इन लोगों की राजनीति रही है, ये इनकी सच्चाई रही है, ये इनका इतिहास रहा है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल हम सब जगह उठाएंगे और देश को जानना जरूरी है कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है पूरे केस को। प्रियंका, आपकी बात पूरी हुई तो मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं? जरूर जाइए। जयनारायण व्यास जी, आप जवाब देना चाहेंगे? प्रियंका ने अपनी बात एकदम स्पष्ट तौर पे रखी है, सीधा हमला सुब्रमण्यम स्वामी पर किया है और साथ ही साथ वो ये कह रही है कि बीजेपी उनके कंधे का इस्तेमाल कर रही है गांधी परिवार पर हमले के लिए। देखिए प्रियंका जी, मैं मानता हूं कि भावनाओं से ज्यादा त्रस्त है, भावनाओं से जुड़ी है, उनको हकीकतों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं प्रियंका जी से बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि ये जो मसला क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो आप बारी बारी से दुहाई दे रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये केस में कुछ वजूद है ऐसा तय किया या मान्यवर कोर्ट ने तय किया? किसकी वजह से ये सब पूरा हुआ और किसकी वजह से आज आपको बड़े बड़े वकीलों की फौज उतारनी पड़ी? अगर कुछ दम ही नहीं था उसमें तो जिस तरह से आप कहते हैं ईडी ने निकाल दिया, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया, तो नामदार कोर्ट, मान्यवर कोर्ट भी इसको खारिज कर देती। और अगर आप आज भी अपनी बात पे अड़िग है कि इसमें कोई तथ्य ही नहीं है तो फिर इतना आपको संताप क्यों हो रहा है? कोर्ट में आप जो भी आपकी हकीकतें तथ्य हैं आप पेश कर सकते हैं और भारतीय न्याय प्रणाली पे हमें पूर्ण विश्वास है, जो करेंगे वो सही करेंगे। आज सिर्फ न सिर्फ मामला आपके प्रमुख और उप प्रमुख को कोर्ट बुलाए, इससे आप इतने तिलमिला जाते हैं। ये किस तरह की आपकी छटपटाहट है, मेरी समझ में नहीं आती प्रियंका जी। और प्रियंका जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल जो रोकने के लिए उन्होंने ये किया था गत जब आप यूपीए सत्ता में था, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चल के आज यही कर रही है कि ताकि वो बिल रुका रहे? आपका इरादा क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने आप में कहीं मैं जवाब ले लूं हुए हैं। एक और आपको 5 लाख क्या मैं आप एक मिनट जी। क्या इसमें प्रियंका जी गलत क्या है? क्या यंग इंडिया की कैपिटल 5 लाख नहीं है? क्या नेशनल हेराल्ड की असेट्स, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड की असेट्स 5000 करोड़ नहीं है? क्या 90 करोड़ की लोन कांग्रेस ने नहीं दी? क्या 90 करोड़ की लोन राइट ऑफ नहीं की गई? क्या वो डेट 50 लाख में ट्रेड ऑफ नहीं किया गया? क्या उसके सामने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिससे जुड़ी है वो शेयर ट्रांसफर यंग इंडिया को नहीं किए गए? यानी कि 5 लाख की कैपिटल से अगर इस देश में आप 5000 करोड़ रुपए के एसेट एक्वायर कर सकते हैं, प्रियंका जी, ये एक केस हिस्ट्री बनेगा, सबको सिखाइए आप। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये करप्शन का बिजनेस मॉडल है, ये बीजेपी कह रही है। इसका जवाब दें कि 5 लाख रुपए लगाए और 5000 करोड़ वापस लेने की कोशिश, ये आरोप बीजेपी का है। प्रियंका, मैं बिल्कुल उनकी बातों का जवाब देना चाहती हूं। आप कहते हैं क्या क्या इसमें गलत है, हम कहते हैं इसमें कुछ चीज गलत नहीं है, पर जो गलत आप कहने की कोशिश कर रहे हैं या पास ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी क्लियर करा दूं कि यंग इंडिया का जो वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आप जाएंगे, क्योंकि कंपनी है उसमें आर्टिकल 24 के आधार के अनुसार जिस उसमें बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनी है, उसमें क्लियरली है कि जो भी इसके डायरेक्टर्स होंगे, जो भी उसके डायरेक्टर्स हैं, ना ही एक पैसे का हिसाब लेंगे, ना ही कोई रुपए लेकर जाएंगे, ना ही कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी। वो सिर्फ एक काम में जुटी रहेगी और वो काम है जो नेशनल हेराल्ड जिस काम में जुटा हुआ था उसी काम में जुटे रहेंगे। तो इस तरीके का भ्रम फैलाना, इस तरीके की बातें करना कि 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली, बेहद ही गलत है और गलत नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम बार बार भारतीय जनता पार्टी पे पॉलिटिकल नरेटिव सेट करने का या पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो देख लेंगे जो एसोसिएशन है, उसमें क्लियरली क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या इसके पॉइंट्स होंगे, क्या उसकी रनिंग होगी, सारा क्लियर कट है। इसमें किसी तरीके की दो राय नहीं है। तो ये भ्रम फैलाना सबसे पहले आप बंद करिए।
आपने दूसरा कहा मैं भावुक होकर आपसे बात कर रही हूं, मैं तथ्य पे नहीं कर रही हूं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं 2010-11 में जब अमित शाह जी ना ही कोई मंत्री थे या सेंट्रल लीडरशिप में थे, ना ही वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, आप लोगों ने बार बार सेशन सारे कैंसिल किए, पार्लियामेंट को रोका, जीएसटी पास नहीं करने दिया, तो वो आपकी भावुकता नहीं थी। आप लोग जो काम करते हैं, जो आपका पॉलिटिकल वेंडेटा करने की कोशिश है, वो आप हम पे ना थोपिए, ये आप लोगों का काम है और वो आप सत्ता में आकर भी कर रहे हैं, उससे काफी स्पष्ट हो रहा है। जनरल जी आपका शॉर्ट जवाब लूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं, पहले आप। देखिए, मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा प्रियंका जी से कि अमित शाह जी का उन्होंने उदाहरण दिया, वो सर्वोच्च न्यायालय तक जाके सब इनके सामने आपने जो आक्षेप लगाए थे और जो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात आप कर रही है, वही पॉलिटिकल वेंडेटा से आपकी सीबीआई चल रही थी, वो सब आक्षेप खारिज हुए। ऐसा है ना, प्रियंका जी, आपने उस समय प्राइम मिनिस्टर से ये क्यों कहा था, प्राइम मिनिस्टर से ये क्यों कहा था कि सीबीआई से कहिए कि केसेस विड्रॉ करें? आपने ये प्रेशर बनाया था, आपने जीएसटी पास नहीं होने दिया था, ये काम आप लोगों का हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा करने की कोशिश है, सीबीआई को अंडरमाइन करने की कोशिश है, ये आप लोगों के काम है, हम लोगों के काम नहीं है। और रही बात जुडिशरी की, हमारे लॉयर्स वहां पे डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और सुब्रमण्यम स्वामी को सारा जवाब देंगे और पार्लियामेंट में हम लोग आप लोगों का भी जवाब देंगे और आपकी पार्टी का भी जवाब देंगे, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग मुद्दा उठाते हैं। नहीं, मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप गलत बात बोल रहे हैं। आप अगर सही बात करेंगे, सही मुद्दों पे रहेंगे तो मैं भी कर सकती हूँ। कृपया आप बीच में जुडिशरी में हम जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करके हम वहाँ पे हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, ट्रायल कोर्ट हुआ, हमने कह दिया 19 तारीख को हम लोग वहाँ पे होंगे। दूसरी बात मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, 2010-11 में आपने सीबीआई का केस डायल्यूट करने की कोशिश कैसे की थी? ये ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। एक मिनट जनरल साहब, आप ये सब इतिहास देश के जनता के सामने है, आप अभी की बात करें ना। अमृतजीत अवस्थी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो प्रियंका अभी बात कह रही है, ये बदला लेने का प्रयास है बीजेपी का? आपने केसेस डाइल्यूट करने की कोशिश की थी और अब सत्ता में आने के बाद सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए, आपको जवाब देने में एक मिनट आप सबको रोक रहा हूं। प्रियंका 30 सेकंड जनरल व्यास को दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं करती, इसका मतलब ये है कि आपके पास केस में ठोस चीज कुछ है ही नहीं। आप सुनिए तो सही, तो आपको मैं ये कह रहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक मोतीलाल वोरा जो वाईआई के शेयर होल्डर है, वो मोतीलाल वोरा वहां जाके इनसे नेशनल हेराल्ड के ऑफिस बेरर की हैसियत से नेगोशिएट करते हैं, बोर्ड के चेयरमैन की वजह से। वो मोतीलाल वोरा कांग्रेस के ट्रेजरर की हैसियत से निर्णय लेते हैं। कोई इसमें कुछ भी तो जरा तो शर्म करो। There is called something called declaration of interest. अगर if I have vested interest, even in board resolution, I would have taken myself. आपकी काफी लंबी बात हो चुकी है। अमृतजीत अवस्थी जी, आम आदमी के लिए एकदम साफ शब्दों में समझाइए कि देश के खिलाफ ये क्यों है, जिस तरह से यंग इंडिया बनाया गया और जो आरोप है कि 76% शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं, कैसे यहां धोखाधड़ी हुई है, क्या नुकसान हुआ है, आपका क्या कहना है? आकाश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे प्रियंका जी ने कहा था कि बीच में ना कोई बोले, मेरा भी उनसे यही निवेदन है कि वो बीच में ना बोलें। मैं बिल्कुल भी नहीं बोला, उनको मुझसे दिक्कत होती है, लेकिन मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप सुन लीजिए आकाश जी, मेरा सिर्फ सिंपल सा एक बात कहनी कि केस कोई नया नहीं है, केस पुरानी सरकार के समय से चल रहा है। कल सिर्फ एक इसमें परिवर्तन आया है कि हाई कोर्ट ने जो व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट थी वो खत्म कर दी और समन जारी किए हैं। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक मसला है? कौन कहता है कि ये राजनीतिक मसला है? ये तो सीधे सीधे न्यायालय का मसला है। जिस भी व्यक्ति को इस देश की न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं है, वो न्यायालय के फैसले के खिलाफ सड़क पर आएगा। अगर ये राजनीतिक मसला होता तो मुझे लगता कि ये संसद में इस पर बहस हो, मुझे लगता कि ये कहीं और बहस हो। लेकिन अगर ये न्यायालय का और जिन लोगों को और इस देश की न्याय व्यवस्था पर अगर भरोसा नहीं है, इस देश की संविधान पर अगर भरोसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री निवास पर आप जाकर के प्रदर्शन करिए, एक बात। दूसरी बात, आप अगर आपके पास गलती नहीं की है
नहीं, आरएसएस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रियंका जी फिर बीच में बोलिए आप। प्रियंका जी फिर बीच में इंडियन फ्लैग या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना है। दूसरी बात है संगठन के बारे में बताती हूँ, ये ऐसा संगठन है जिसके फंड कहां से फंड आते हैं, कहां से इनके फंड आते हैं, क्या इनकी फंडिंग प्रोसेस है, आज तक देश नहीं जानता है। मैं बताता हूँ प्रियंका जी, ये बात कर रहे हैं प्रियंका जी मैं बताता हूँ आपको, संविधान जिसने देश के फ्लैग को नहीं माना, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, जिन्होंने अपने सारे जो भी फंडिंग थे आज तक देश के सामने नहीं लाए। प्रियंका जी आप आरएसएस पर हमला कर रही हैं। ये बात करते हैं लोग फॉलो करने की, बात तो पूरी होने दीजिए, बात पूरी ये बात पूरी होने देंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये सच नहीं है। मैं बताता हूं कि देश की न्याय व्यवस्था पर किसको भरोसा नहीं है। प्रियंका जी को अगर याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूं, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ, और उसके बाद इस देश में 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। यह है इस कांग्रेस पार्टी का देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा। अगर इनके पक्ष में फैसला आए तो ठीक, देश की न्याय व्यवस्था ठीक, अगर इनके विपक्ष में आए फैसला, अगर न्याय व्यवस्था अगर बिल्कुल सही कहे, सच कहे, जो भी कहे, सच या झूठ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी फैसला आए इनके पक्ष में आए तो ठीक, नहीं आए तो इमरजेंसी, नहीं आए तो सड़क पर हंगामा, नहीं आए तो संसद रोक देंगे, नहीं आए तो सड़क पर हंगामा करेंगे। यह बात नहीं होनी चाहिए। इस देश की न्याय व्यवस्था पर अगर जिस भी व्यक्ति को भरोसा है उसको इस कोर्ट में जाकर के बहस करनी चाहिए। आपको तो नहीं है, ना ही आपके संगठन को है। फिर आप बीच में क्यों कांग्रेस इतनी नाराज है? फिर बीच में मिलाई हुई है। मैं बिल्कुल नहीं बोला ना, कांग्रेस को लगता है कि हम सही है और हमें परेशान किया जा रहा है। राजीव रंजन जी हमारे साथ है, हमारे साथ और भी मेहमान है, नावेद सिद्दीकी साहब है और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद है। हम नेशनल हेराल्ड केस की बात कर रहे हैं और अब मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। राजीव रंजन जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, इस केस में आपको थोड़ा भी मेरिट नजर आता है या नहीं? इसमें तो मेरिट ही मेरिट है आकाश जी। कांग्रेस का ये मानना है, या जो भी कानून को जानने वाले लोग हैं, आईटी एक्ट और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, इन दोनों का कंप्लायंस है और अकाउंटिंग को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं इनफ्लोज को लेकर के, लेकिन स्पेंडिंग्स को लेकर के बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स नहीं है। ये कांग्रेस का मानना है और लॉ को समझने वाले लोग ये मानते हैं। हमारा ये मानना है कि कोर्ट रूम अगर आपने इसको बनाया है तो फैसला तो यहाँ होना नहीं है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं केवल पेशी की इजाजत नहीं मिलने पर, मुझे लगता है कानून की बारीकियों का सम्मान करना चाहिए और आखिरी फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित तौर पर वो ये एक भय है जिसकी वजह से वो इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं, क्योंकि 11 करोड़ वोट जिस पार्टी को मिले और जिसके पास 19% का वोट शेयर आज भी है, तो उस दल से उन्हें ये खतरा जरूर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक कड़ी चुनौती कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी संगठनों से मिल सकती है। और बल्कि हम ये मानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगली बार नहीं बनने जा रही है, तो किसी तरीके से उन दो बड़े चेहरों पर, जिन पर कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस की साख और कांग्रेस की पहचान का सवाल है, उनको ज्यादा से ज्यादा विवादित बनाने की रणनीति है। और मेरा ये मानना है कि कानून को लेकर के और जो लोकसभा और कानून के बीच टकराव की बात कहने वाले लोगों को ये जरूर याद करना चाहिए, व्यास जी की पार्टी को भी, कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा के कई सत्रों में जब ज्यादातर मामले सब जुडिस थे, उन मामलों पर कोर्ट के कई बहुमूल्य, लोकसभा के कई बहुमूल्य सत्र और राज्यसभा के कई बहुमूल्य सत्र उन्होंने बर्बाद कर दिए। तो हमारा यह मानना है कि दोहरे मानदंड जनता समझती है और इसलिए नेशनल हेराल्ड 1938 से एक सहयात्री के तौर पर कांग्रेस की इस महायात्रा में शामिल रहा है। अगर उसको उबारने की कोई कोशिश कांग्रेस की ओर से हुई है तो उसे उसी दिशा में देखा जाना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी जिसको, हमारी कोई मंशा इसको कोर्ट रूम बनाने की नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या भाटिया, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां से प्रोसीजर क्या होगा और जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय इस वक्त होना चाहिए कांग्रेस को, वो क्या है? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, क्योंकि अभी इतनी सारे ये इशू इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो एक्यूज इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कानून के लिए ये एक बहुत ही नेसेंट स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर है वो वेरी क्लियरली ये है कि प्राइमा फेसाई
on a preliminary consideration of facts, it appears to be a case which should be gone into. समन्स इशू होना एक क्रिमिनल ट्रायल जो होती है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, उसको इट सेट्स इनटू मोशन. देयर इज नो एस्पर्शन, देयर इज नो कंक्लूजन और देयर इज नो काइंड ऑफ एनी फाइनलिटी टू दिस. तो अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्राइमा फेसाई व्यू है. अब यहां से आगे जब समन्स इशू होंगे, आज वो लोगों ने अपियर होकर उनकी तरफ से टाइम मांग लिया है, तो वो अपियर होंगे. अब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन पूरा होएगा, फिर अगर इसमें कुछ पाया जाएगा तो चार्जशीट होगी, चार्जशीट के लायक नहीं होगा तो फाइनल रिपोर्ट होगा, एंड देन द कोर्ट मैटर विल गो इनटू ट्रायल डिपेंडिंग ऑन व्हाट कम्स इन चार्जशीट. नावेद सिद्दीकी साहब, आज संसद में आपकी पार्टी ने बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा कि राजनीतिक साजिश है ये बीजेपी की, और इसी तरह की राजनीतिक साजिश के शिकार आप भी हैं. आधार क्यों? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इंडिपेंडेंटली गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने अपना केस लगाया है और अब मामला कोर्ट में है. आकाश जी, देखिए ऐसा है, 18 अगस्त 2015 ईडी ने ये कहा कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये केस वापस ले लिया था, बंद कर दिया था इसको. फिर एक महीने बाद 19 सितंबर को 2015 को ईडी ने कहा इस केस को फिर से खोला जाए. अब इस एक महीने के बीच में, ये जो एक महीने का दौर गुजरा है, इस दौर में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन जरूर साफ नजर आ रहा है. मामला सब जुडिस है, इसके ऊपर बोलना अभी ठीक नहीं, क्योंकि हमें भी टिप्पणी करना सही नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मामला होता है तो हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए. लेकिन हम लोग कुछ ये केस जैसे बीजेपी ने अभी कह दिया ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने मामला दायर किया है, तो अब हम थोड़ा सा सुब्रमण्यम स्वामी साहब के जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर रोशनी अगर हम डालें और पीछे देखें तो साफ हमें नजर आता है कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री हेगड़े साहब को भी नहीं छोड़ा था, उनको भी नहीं बख्शा था. उसके बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी पे आ जाइए, उनके ऊपर भी स्वामी जी ने ही आरोप लगाए थे, स्वामी जी ने ही सारी चीजें की थी. उसके बाद हमारी ये कांग्रेस पार्टी का जिक्र कीजिए तो 2G हो, 3G हो, 4G, जीजा जी, जो भी है जी है, उसके ऊपर भी सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ही ये चीज का दायर की पिटीशन. फिर 2004 में एक वाकया याद होगा, लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, तो उसमें भी सोनिया गांधी जी के ऊपर एक फॉल्स एफिडेविट का मामला इन्हीं ने दायर किया था कि फॉल्स एफिडेविट, जिसके ऊपर कोर्ट में इनको माफी भी मांगनी पड़ी थी. सुब्रमण्यम स्वामी साहब को जाके माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में, क्योंकि वो गलत था, वो भी झूठा मामला निकला. तो इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने कई चीजें की. अब ये करते क्यों हैं ये भी साफ मैं आपको बता दूं. ये क्यों कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? आप सिद्दीकी साहब को भी सुन रहे हैं, तो कानून की जो बारीकियां हैं और राजनीति की जो पेचीदगियां हैं, इनके बीच में आम आदमी इस केस को किस तरह देखे, क्योंकि बीजेपी कह रही है करप्शन इन द हाईएस्ट प्लेसेस यहां सामने आ रही है. देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि और खास तौर से उनके नेता नरेंद्र मोदी का ये नारा रहा है कि इस देश को कांग्रेस से मुक्त किया जाए. इस बात को परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, मैं इस केस में नहीं जा रहा हूं कि मनमोहन सिंह को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फांसने के लिए एक प्रयास हुआ, जो बाद में जिसके लिए एक मार्च निकालना पड़ा सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को. इसके बाद अभी फिलहाल चिदंबरम के बेटे के खिलाफ केस हुआ, वीरभद्र सिंह को, जबकि उसके लड़की की शादी हो रही थी उस समय सीबीआई का छापा पड़ा. तो एक पैटर्न जरूर है. मैं ये नहीं कहता कि ये जो है बिना किसी सोचे समझे हो रहा है, एक ना एक पैटर्न जरूर है. लेकिन जहां तक इस केस का मामला है, ये केस अदालत में विचाराधीन है. और ये बात सही है कि जिस तरह से कम पैसा देकर, बिल्कुल नाम मात्र का पैसा देकर, ये आपका नेशनल हेराल्ड का जो कंपनी है, उसका जो संपत्ति है वो अर्जित कर ली, उसमें कांग्रेस कम से कम एक कमजोर विकेट पर खड़ी हुई है. और इसका अगर जो प्रभाव पड़ेगा तो वो कांग्रेस के बहुत खिलाफ भी जाएगा. इसलिए कांग्रेस इसको एक इशू बना रही है और इसको इससे जोड़ रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें जो है किस तरह से हमसे बदला लेने की कार्रवाई की जा रही है. एक तरह से कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है जिसके बहाने वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है, जो
एक माइनॉरिटी में रहते हुए जी, सिर्फ जी। 44 सदस्यों के साथ कांग्रेस का कोई सोच भी नहीं सकता था, वो स्थिति पैदा हो गई है। प्रियंका, आपका जवाब लेना जरूरी, लेकिन पहले नावेद सिद्दीकी साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे जी। आकाश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि स्वामी जी ने जो भी किया, सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं इनके बारे में आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, सब लोग जानते हैं, सारी चीज दूध का दूध और पानी का पानी है। इन्होंने जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं वो शुरू में कैसे किए हैं और किस लिए किए हैं। इन्होंने देखिए एक पार्टी जनता दल जो बनाई थी अपनी, सॉरी माफ कीजिएगा, जनता पार्टी इनकी थी। उसके बाद ये केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी रहे, चंद्रशेखर साहब के टाइम में साल भर से कम ये मंत्री भी रहे। उसके बाद से इनके पास कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ अपने प्रोफेशन में लॉयर भी हैं और उसके बाद पार्टी से भी जुड़े हैं। लेकिन आप सीधा हमला सुब्रमण्यम स्वामी पर कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी जवाब देना चाह रहे हैं बहुत दिनों से। अवनीश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नावेद जी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब को कुछ मिला नहीं है। आकाश जी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब बीते दिनों से परेशान हैं। उनको ये अब वो अपने बीजेपी के बॉसेस को खुश करने के लिए बड़े बड़े लोगों पे, ऐसे लोगों पे हमले कर रहे हैं ताकि वो लाइमलाइट में रह सकें, ताकि बीजेपी उनको एक अच्छी, ठीक है। अवनीश जी, नावेद जी, वो सिर्फ बदले की भावना से काम कर रहे हैं। नावेद जी, जैसा कि आपने कहा, इस बार अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर झूठ बोला होगा तो फिर जाके माफी मांग लेंगे। इसके लिए सड़क पर उतरने के लिए, संसद ठप करने की जरूरत क्या है? फिर से एक बार अदालत में फैसला, अदालत में भरोसा है, इस देश का, आपका, मेरा, सबका भरोसा है। तो एक बार फिर कोर्ट उनको डांट देगी। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? आप सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा करने बैठे हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा करने नहीं बैठे हम। सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य प्रॉपर्टी होती है कि अभी राहुल गांधी बोले, उन्होंने कहा है कि मैं आई विल कंटिन्यू टू प्ले रोल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी और बीजेपी जो करना चाहेगी मैं उन्हें करने दूंगा। देखिए, जयललिता जी को कोर्ट ने बरी किया, जेल हुई थी उनको। चांस कांग्रेस के लिए भी है कि अगर आप सही है तो कांग्रेस का तरीका बन सकता है। जयललिता जी को बाइज्जत बरी किया कि नहीं? तो कोर्ट ने किया ना, फिर डर क्यों है? नहीं, इंतजार तो हम सब को करना ही है कोर्ट के आदेश का। तो की चीजें कर रहे हैं, मतलब आप स्वयं कह रहे हैं जो व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, जयललिता को भी लेके आ रहे हैं, मुझे सुब्रमण्यम स्वामी पर डिस्कशन नहीं कर रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रियंका जी, आप बोले। आकाश जी, दो चीजें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं वो आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं उनको बता दूं, किसी के मन में कोई भय नहीं है। हमारी मंशा बस एक है कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा रूप देश के सामने निकले। मैं फिर से दोहराऊंगी, जुडिशरी में हमें जो प्रोसेस करना है हम उसका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और हम उसको बकायदा फॉलो करेंगे। रही बात इन पॉलिटिकल वेंडेटा की, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो उनकी मदरशिप है उसकी तरफ से आता रहता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि क्यों ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 2 नुमाइंदे उन्होंने डिपोज किया है इस पूरे केस में, तो उसी से स्पष्ट होता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने खुद के लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है एज विटनेसेस टू मेक अ केस अगेंस्ट द फैमिली। बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, ना ही एक पैसा उसका में से निकला है उस ट्रस्ट में से, नहीं सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी बदली है। सारा जो भी इनकम होगी, जो भी एक्सपेंस होगा वो उसी में होगा, उसी में खर्चा किया जाएगा, उसी में रखा जाएगा। तो जब आप इम्प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है प्रियंका, अवनीश जी, छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पर स्टेक्स बहुत आए हैं। एक तरफ एक राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीतिक दल है जिसकी साख दांव पे लगी है, दूसरी तरफ उसका दम, वो ये दम भर रही है कि हम एक्सपोज कर देंगे बीजेपी को, और बहुत संभव है अगर वाकई ये कांग्रेस कर पाए तो कांग्रेस का एक अलग तरह का रिवाइवल यहां से शुरू हो सकता है। बातचीत जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस की हम बात कर रहे हैं। जयनारायण व्यास जी, आपसे इतना जानना चाहता हूं, ऑस्कर फर्नांडिस को आज मैं सुन रहा था और वो ये कह रहे थे एक पैसा भी तो इस संस्था से बाहर नहीं निकला है, फिर करप्शन हुआ कैसे? देखिए आकाश जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। ये एक कंपनी है, 5 लाख की कैपिटल से बनी हुई कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स मिसेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी है।
वो कंपनी कांग्रेस के पास से 90 करोड़ की लोन दिलवाने की गारंटी देती है इनको। फिर उसके बाद वो 90 करोड़ की लोन राइट ऑफ हो जाती है कांग्रेस को, जिनके ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए, ये इतना अच्छा मुद्दा है। 5 लाख रुपया लेके इस देश में 5,000 करोड़ की संपत्ति किस तरह से आप हथिया सकते हैं। मैं मानता हूं उससे अच्छा बड़ा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहो तो मिसमैनेजमेंट, या ट्रिक कहो तो ट्रिक, या मैनेजमेंट कहो तो मैनेजमेंट। मैं मानता हूं ये काबिले तारीफ दाखिला है। ये कंपनी है। देखिए प्रियंका जी, आप बीच में मत बोले, आपके मुद्दे आप गलत बात कर रही है। आप सुन लीजिए, पैसा नहीं निकल सकता, आप बीच में न बोले। देखिए आकाश जी, अगर आप नहीं रोक सकते इन्हें तो मैं नहीं बात करूंगा। प्रियंका जी 1 मिनट रुक जाइए, 30 सेकंड जनरल दास जी को बीच में नहीं बोलना है। आपने जो भी प्रियंका जी 1 मिनट रुक जाए, मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ। प्लीज आप बीच में मत बोले। डिसीजन के आप ये नहीं कह सकते। आप बीच में क्यों बोलती है? कोर्ट के डिसीजन के बगैर ये काम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए आप सत्य सुनने की कभी तो हिम्मत रखे। आप नहीं, सत्य सुनने की कभी हिम्मत रखो प्रियंका जी। एक भी बात में गलत नहीं कह रहा हूँ। आप में हिम्मत हो तो आप बोलिए, और गलत कह रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट डिफॉर्मेशन आप बात करिए। आप गलत ऐश्वर्या जी, टेक्निकली आज पॉसिबल है क्या कि 76% जो राहुल और सोनिया के पास कहा जाता है, बीजेपी कह रही है कि उनके पास में इसकी प्राइवेट ओनरशिप है, टेक्निकली और लीगली ये पॉसिबल है कि आज वो चाहे तो उसको बेचकर चले जाए, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। व्हाई शुड वी वेट कि आगे उसका कोई उसने उस पैसे से कुछ क्रिमिनल इंटेंट यहाँ देखना है कि जो सारा ये काम हुआ है, ये सारी हेरा फेरी जो हुई है, ये सब 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुई है, जहाँ तीनों मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ये दो बने। अब उस पैसे को आगे कर पाए या नहीं कर पाए, उससे क्रिमिनल इंटेंट नहीं होगा। जो उन्होंने पहले कर लिया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। द चार्जेस हियर आर फॉर्जरी, criminal misappropriation of funds and criminal breach of trust, not how you have used those funds subsequently. मधुसूदन आनंद जी, आप ये बताएं, यहाँ से राजनीतिक तौर पे इस केस को आप कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि केस के मेरिट्स तो कोर्ट रूम के अंदर होंगे। जिस तरह से संसद को नहीं चलने दिया कांग्रेस ने, ऐसा नहीं होता है। ये कदम जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि संसद के बाहर इस सवाल पर लड़े, संसद के बाहर प्रदर्शन करे, अदालत में लड़े, संसद सड़क पर लड़े, अदालत में लड़े, लेकिन जिस तरह से संसद को नहीं चलने दिया जा रहा, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगी बात, वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगी बात। लेकिन कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है अपने को फिर से पुनर्जीवित करने का, ये दिखाते हुए, चाहे वो सही बात है, ये गलत बात है कि हाँ हम विक्टिम हैं, ये कहते हुए जनता के पास जाएगी। 5-7 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, अगले बार उनका स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये बात सही हो सकती है, लेकिन अगर वो संसद को नहीं चलने दिया, इस तरह के नकारात्मक काम करेंगे, तो जो कुछ वो अर्जित करना चाहते हैं वो अर्जित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आज का मुद्दा में आज इतना ही।